इंडियन ज्योग्राफी कर रहे थे हम लोग, ठीक है। उसमें जो टॉपिक था हमारा मृदा, चैप्टर हम कर चुके आधा, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो करा रहा हूं मैं। पहला क्वेश्चन है, मृदा को किस प्रकार के तंत्र की उपमा प्रदान की गई है? आपने आंसर बोला जीवित तंत्र की। क्या माना गया है मृदा तंत्र को? मृदा को किस प्रकार के तंत्र की उपमा प्रदान की गई है? आंसर जीवित तंत्र। जीवित आप जानते ही हैं, है ना। मृदा के उर्वरता ह्रास को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है? आंसर मृदा अवकर्षण। मृदा अवकर्षण, सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल डिग्रेडेशन। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? तो पहला है इसमें पैतृक पदार्थ, यानी जिससे क्या बनी है, मिट्टी का निर्माण हुआ है, जिस रॉक से या जिस भी चीज से मिट्टी का निर्माण हुआ है, पैतृक पदार्थ। नंबर 2 जलवायु उच्चावच। नंबर 3 जीव एवं समय। अगला, मृदा जनन के विभिन्न प्रक्रमों को सक्रिय बनाने में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जलवायु। और मुझे लग रहा है बता चुका हूं मैं, ये कर चुके हैं बॉक्स, ठीक है। तो अगला कीजिए, चलो इसे पूरा कर ही देते हैं, पूरा कर देते हैं। मृदा में जीवांश पदार्थ की कितनी मात्रा पाई जाती है? 5 से 10%। कितनी? मृदा के निर्माण में किस खनिज पदार्थ की किस पदार्थ की मात्रा सर्वाधिक होती है? आंसर क्वार्ट्ज। किसकी? क्वार्ट्ज की। किस खनिज पदार्थ से मृदा के अधिकांश फास्फोरस प्राप्त होता है? आंसर एपेटाइट। एपेटाइट। जो क्वेश्चन आपको अद्भुत सा लग रहा होगा, समझ लो वही प्रश्न आपको फंसाने वाला है पेपर में, ठीक है। वही नुकसान करने वाला है। इसलिए जो याद नहीं हो रहा है उसको कम से कम 10-20 बार दिमाग में कीजिए, दोहराइए, ठीक है। एपेटाइट। अगला, भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि किस कारण से लवणीय हो रही है? अति सिंचाई। सॉल्ट की परत जम गई है, जो कि एक क्या हो गया है, किसानों के लिए समस्या पैदा हो गई है उस चीज की। ये वाला हो गया था, हाँ नहीं वाला। मृदा में उपस्थित जल को मृदा जल कहा जाता है। यह प्रायः 3 प्रकार का होता है। ये आपका मेंस का भी क्वेश्चन है। मेंस में पूछेगा आपसे, अगर पीसीएस आप दे रहे हो तो वहां पे मेंस में पूछेगा मृदा जल। आपने बस यही बोलना है कि मृदा में उपस्थित जल को मृदा जल कहा जाता है। 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 आर्द्रताग्राही जल, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। वह मृदा जल जो कोलाइडी कणों की सतह पर इसके अणुओं के द्विध्रुवीय विन्यास यानी डाइपोल ओरिएंटेशन द्वारा धारित होता है, आर्द्रताग्राही जल कहलाता है। देख लीजिए, इन पेपरों को निकालने में सबसे बड़ी समस्या भाषा की होती है। किसकी होती है? भाषा की। अब भाषा की समस्या क्या कि आपने ये शब्द कभी बचपन जब से पैदा हुए और आज तक कभी प्रयोग किया ही नहीं। द्विध्रुवीय, अगर आपने पढ़ा है, साइंस पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ा है, तो जैसे आपने अगर साइंस पढ़ा है तो कोलाइडी कण पढ़े होंगे, ठीक है। द्विध्रुवीय विन्यास, अगर आपने साइंस पढ़ा है तो वहां पर पता होगा आपकी द्विध्रुवीय विन्यास क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आप पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आपने क्या मान के चलना है कि भाई ये डेफिनेशन है आर्द्रताग्राही जल की, क्योंकि ये सिंगल 20 शब्दों में पूछ सकता है पीसीएस में, ठीक है। आईएएस में तो बड़ा ही क्वेश्चन पूछेगा अगर पूछेगा तो, लेकिन पीसीएस में क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपके क्या होते हैं, 2 नंबर 4 नंबर, वही आपकी क्या करते हैं, मतलब मेरिट में लेके आते हैं आपको। तो आर्द्रताग्राही क्या हुआ? वह मृदा जल जो कोलाइडी कणों की सतह पर इसके अणुओं के द्विध्रुवीय विन्यास यानी डाइपोल ओरिएंटेशन द्वारा धारित होता है, आर्द्रताग्राही जल कहलाता है। दूसरा केशिका जल, कैपिलरी वाटर। ये मेंस का क्वेश्चन रहा है छोटा 2 नंबर में कि कैपिलरी वाटर किसे कहा जाता है? आर्द्रताग्राही गुणांक तथा क्षेत्र धारित के मध्य उपस्थित जल की मात्रा को केशिका जल कहते हैं। ये 0.33 से 3.1 वायुमंडलीय दाब पर धारित होता है। यही जल फसलों के काम आता है। अब फिर इसका मतलब अगर इसने यहाँ पे स्टार लगा दिया तो ये क्वेश्चन बन चुका है कि फसलों के काम कौन सा जल काम आता है? आंसर कैपिलरी वाटर यानी केशिका जल। डेफिनेशन मैंने कहा सब टफ ही होती हैं। भाषा जो होती है उसमें जो शब्द होते हैं वो क्या करते हैं, परेशान करने वाले होते हैं। मेंस की यही समस्या है कि मेंस में आपको अच्छे शब्दों का प्रयोग करना होता है। तो आर्द्रताग्राही गुणांक तथा क्षेत्र धारित के मध्य उपस्थित जल की मात्रा को केशिका जल कहते हैं। यह 0.33 से 3.1 वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर धारित होता है। यही जल फसलों के काम आता है। अगला, गुरुत्वाकर्षण जल, ग्रेविटेशनल वाटर। मृदा में जल की वह मात्रा जो 0.33 वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम पर धारित होता है तथा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर बहता है, गुरुत्वाकर्षण जल कहलाता है। यह फसलों के लिए उपयोगी नहीं होता है। कौन सा जल फसलों के लिए उपयोगी नहीं होता है?
आंसर गुरुत्वाकर्षण जल उपयोगी नहीं होता है। कौन सा जल फसलों के लिए उपयोगी होता है? आंसर कैपिलरी यानी, ठीक है, केशिका वाला, केशिका जल। इतना समझ में आ गया। मेन चीज जो होती है ना वो 0.33 जो बोल रहा है, 31 बोल रहा है, उसको भी ध्यान रखना है आपने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बोल रहा है, ठीक है। आगे अगला क्या है? मृदा में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो 25% होती है। कितने? मृतिका यानी क्ले का कणाकार कितना होता है? अब ये यूपीएससी का क्वेश्चन रहा है आज से 20-25 साल पहले, अब तो नहीं पूछता है इस प्रकार का, लेकिन फिर भी देख लीजिए, अगर कभी पूछा है उसने, इसका मतलब उसके क्वेश्चन बैंक में है ये क्वेश्चन, क्या पता फिर दोबारा आ जाए कभी। मृतिका यानी क्ले का कणाकार कितना होता है? आंसर 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। अम्लीय मृदा में किस आयन की अधिकता होती है? आंसर हाइड्रोजन आयन की। एसिडिक जो सॉइल होती है वो किसको कहा जाता है? हाइड्रोजन आयन की क्या अधिकता होगी, तो वो क्या, उसकी प्रकृति कैसे होगी? अम्लीय होगी यानी एसिडिक होगी। पौधों की सर्वोत्तम वृद्धि किस पीएच मान पर होती है? आंसर 6 से लेकर 7.5। अगर पीएच आप मिट्टी का 6 से लेकर 7.5 है तो सबसे अच्छी वृद्धि होती है किसकी? पौधों की। अगला, बल्कि ये भी पूछेगा कि अगर मिट्टी एसिडिक हो गई तो क्या यूज किया जाता है, अगर मिट्टी बेसिक हो गई तो क्या यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन इसलिए आया कि सॉइल हेल्थ कार्ड जब बने, है ना, तो उसके बड़े बड़े लेख आते हैं। आप लोगों ने क्या करना, 2 मैगजीन पढ़नी है, योजना और कुरुक्षेत्र। कौन सी? यूपीएससी खासकर जो दे रहे हैं, योजना कुरुक्षेत्र हर महीने की लेनी है। पढ़ नहीं सकते फिर भी लेनी है, सस्ती होती है, ठीक है, बहुत महंगी नहीं होती है। तो जो कुरुक्षेत्र वाला पार्ट है उसमें आपके सारे सब चीज़ों के बारे में क्या होती है, डिटेल्स होती हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन बन रहा है यूपीएससी में तो अधिकतर माना जाता है 90%, अगर एग्रीकल्चर से बन रहा है तो ये माना जाता है कि कहाँ से पूछ रहा है? कुरुक्षेत्र से पूछ रहा है। समझ में आया? पतली पतली 2 मैगजीन होती हैं, बढ़िया। और जो लिखने वाले लोग होते हैं वो कोई आम लोग नहीं होते हैं, वो सॉइल से रिलेटेड जो सबसे बड़े वैज्ञानिक होंगे उनका लेख होगा उसमें, ठीक है। मतलब कभी वर्गीज कुरियन जैसे लोगों ने भी लिखा है उसमें, है ना, MS स्वामीनाथन जैसे लोग भी उसमें क्या करते हैं, अपना लेख देते हैं। तो इसका मतलब अगर इतने बड़े लोग लिख रहे हैं तो वो यूपीएससी का क्या होता है? सोर्स होता है क्वेश्चन का। चलिए जी, अगला क्या है? मृतिका क्ले हो गया। पौधों की सर्वोत्तम वृद्धि बता दिया मैंने। बांगर मृदा के निर्माण में मृदा के किस प्रकार के कणाकार का विशेष योगदान होता है? आंसर मृतिका यानी क्ले। बांगर मृदा, ओल्ड बांगर, न्यू खादर। ओल्ड एलुवियल सॉइल जो होती है उसको बांगर बोलते हैं। न्यू एलुवियल सॉइल जो बाढ़ से नई बाढ़ से बिछती है उसको क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। बांगर मृदा के निर्माण में मृदा के किस प्रकार के कणाकार का विशेष योगदान होता है? आंसर मृतिका, क्ले, ठीक है। ओल्ड बांगर में क्या होगा? क्ले होगा। और क्ले क्या होती है? क्ले चीका मिट्टी भी बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? ठीक है। यूएसडीए के वर्गीकरण के अनुसार किस गण संवर्ग की मृदा भारत में सर्वाधिक पाई जाती है? आंसर इंसेप्टिसॉल। बहुत इंपॉर्टेंट ये हो सकता है आपके इस वाले पेपर में क्या हो, जब कभी इस तरह के क्वेश्चन, मतलब कृषि से अगर एग्रीकल्चर से बन रहे हैं तो इस तरह का क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार देखा जाता है। कैसा? कि भारत में किस गण संवर्ग की मृदा सर्वाधिक पाई जाती है? आंसर इंसेप्टिसॉल। उसके बाद चाय, कहवा, काजू, सिनकोना, ये बता चुका हूं मैं, डिटेल हमने पढ़ लिया है। आज सारे खाली क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं, ये पहले हम पढ़ चुके हैं। तो चाय, कहवा, काजू और सिनकोना के लिए किस प्रकार की मृदा उपयुक्त होती है? आंसर लेटराइट। किस प्रकार की? ठीक है, आगे दिखाइए भाई। मैंग्रोव वनस्पति किस मृदा में उगती है? आंसर दलदली मृदा में। मैंग्रोव वन होते भी कहाँ हैं? जहां ओशनिक जो मतलब किसी महासागरीय, सागरीय, किसी खाड़ी, गल्फ के किनारे वाले जो पार्ट होंगे जमीन के, वहीं पर आपके क्या होंगे? मैंग्रोव फॉरेस्ट होंगे। तो दलदली मृदा में मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं? मैंग्रोव वनस्पति उगती है। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी द्वारा भारत की बंजर भूमि संबंध एटलस कब तैयार की गई थी? 2005 में। दूर संवेदी बोलते हैं रिमोट सेंसिंग को। इसको बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी यानी रिमोट सेंसिंग एजेंसी जो है नेशनल, उसने भारत की बंजर भूमि के संबंध में एटलस कब तैयार की थी? आंसर 2005 में, कि कहां कहां पर बंजर है। भारत का द्वितीय विशालतम मृदा प्रकार कौन सा है? आंसर लाल मिट्टी। कौन सा? रेड सॉइल। जैसे ही मैं रेड सॉइल बोल रहा हूं आपके मन में खुद ही प्रश्न आना चाहिए कि रेड सॉइल का रंग लाल क्यों होता है? रेड सॉइल किन किन राज्यों में पाई जाती है? ये इसका डिटेल हम पढ़ चुके हैं।
याद करना भाई आप लोगों का काम है, जितना आप याद करोगे उतना क्या ऊंचा पद पाओगे, है ना। जलोढ़ मृदा में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? आंसर पोटेशियम और चूना। पोटेशियम को के बोलते हैं, के बोलते हैं, और चूना आपको पता ही है कैल्शियम, है ना। 3 तरह के फर्टिलाइजर होते हैं, आपको पता ही है। एनपीके, एनपीके मृदा को क्या चाहिए होता है? एन, पी और के। एन हमारे यहाँ है, पी भी है, के नहीं है। के आयात करना पड़ता है, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है ना। तो वो एग्रीकल्चर में आ जाएगा कि किस रेशियो में एनपीके को डाला। भाई वैसे तो अलग अलग फसलों के लिए अलग होता है, लेकिन एक क्वेश्चन बना है कि एनपीके का रेशियो क्या होता है, एनपीके का रेशियो क्या होता है। फिलहाल अभी वहां पे नहीं जा रहे हम। प्रायद्वीपीय लाल मिट्टी का विकास किन शैलों पर हुआ है? प्रायद्वीप बोलते हैं पेनिनसुला। पेनिनसुलर जो रेड सॉइल का विकास किन शैलों पर हुआ है? आंसर आर्कियन ग्रेनाइट नीस। इसीलिए जब ज्योग्राफी स्टार्ट करा रहा था मैं, तो मैंने कहा था सबसे पहले कैलेंडर याद कर लेना। आर्कियन ये शब्द वहीं पर मिलेंगे आपको, ग्रेनाइट, नीस। अत्यधिक निक्षालित मृदाएं कौन सी हैं? लेटराइट और लाल। निक्षालित मतलब अत्यधिक निक्षालित, निक्षालन को देखिए क्या बोलते हैं? लीचिंग, लीचिंग बोलते हैं। दक्कन लावा अर्थात बेसाल्ट पर किस प्रकार की मृदा का विकास हुआ है? काली मृदा का। दक्कन लावा अर्थात बेसाल्ट पर किस प्रकार की मृदा का विकास हुआ है? ब्लैक सॉइल, रेगुर भी बोलते हैं इसको हम यहाँ पर, क्या बोलते हैं। और अगर ऊपर यूरोपीय भाग में जाएं तो वहां पर क्या बोलते हैं? चार्नोज्म, क्या बोलते हैं। ठीक, आगे। अत्यधिक संकुचन, विमोचन के एवं सूखने पर दरार आदि लक्षण किस मृदा में पाई जाती है? काली मृदा। ये तो मैं पता नहीं कितनी बार देख चुका हूं। दरार वाली मृदा कौन सी होती है? आंसर काली मृदा होती है। क्यों पड़ती है दरार? क्या होता है उसमें ऐसे जो दरार पड़ती है? जब मैंने पिछला लेक्चर दिया था तो आपको बताया था कि इसमें इसकी उपस्थिति के कारण दरार पड़ती है। देखिए काली मृदा में, और किताब से देख के बताया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, याद करके बताइए भाई। देखिए ऐसा क्या होता है उसमें। इसका मतलब घर जाके पढ़ा ही नहीं है, जो पता ही नहीं है कि कहां पर है ये क्वेश्चन। हाँ जी सीनियर्स, जब फ्रांस जल रहा था ना तब नीरो बंसी बजा रहा था। कि जब फ्रांस जल रहा था तब वहां का राजा नीरो जो था वो बंसी बजा रहा था। ऐसा क्वेश्चन बनता है हिस्ट्री में कि जब बताया जा रहा था तब उस समय क्या ध्यान कहीं और था, शरीर यहां था, आत्मा कहीं और, मन कहीं भटक रहा था। मैंने ये नहीं पूछा, मैंने पूछा दरारें क्यों पड़ती हैं काली मिट्टी में, ऐसा क्या तत्व होता है उसमें। जब हम वर्ग वाली मिट्टी पढ़ रहे थे, आज सुबह भी मैंने लेक्चर लगा रखा था, इसीलिए मृदा वाला लेक्चर लगा रखा था। ढूंढ के दीजिए मुझे अभी। सर्वाधिक नमी धारण क्षमता किस मृदा में पाई जाती है? क्रमशः मटियार और मटियार दोमट वाली या काली मृदा में। सर्वाधिक नमी, नमी समझते हैं। हाँ, नमी धारण क्षमता किस मृदा में पाई जाती है? क्रमशः मटियार, मटियार दोमट या काली मृदा। सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? आंसर जलोढ़ मृदा या दोमट मिट्टी। जलोढ़ मृदा और या दोमट। अगला, उत्तर प्रदेश में करेल की संज्ञा से किस मृदा को जाना जाता है? आंसर काली मृदा को। करेल किसे कहा जाता है? काली मृदा को। दरारें क्यों पड़ती हैं? नहीं, जब मैं संवर्ग पढ़ा रहा था वहां पर देखिए, संवर्ग वाले में मिलेगा आपको। अगला, पारिस्थितिकीय आधार पर मृदा अधोलिखित प्रकार की होती है यथा। नंबर 1 अवशिष्ट मिट्टी, रेजिडुअल सॉइल। पारिस्थितिकीय, पारिस्थितिकी समझते हैं, इकोलॉजी। पारिस्थितिकी मतलब, हाँ जी सीनियर्स, पारिस्थितिकी मतलब अभी पहले देख लो कि क्या किसको बोलते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी आधार पर मृदा अधोलिखित प्रकार की होती है। नंबर 1 अवशिष्ट मृदा। अवशिष्ट जहां पर वर्ड आता है वहां पर रेजिडुअल सॉइल, जो मिट्टी बनने के स्थान पर ही पड़ी रहती है उसे अवशिष्ट मिट्टी कहते हैं। जो मिट्टी बनने के स्थान पर ही पड़ी रहती है उसे क्या कहा जाता है? अवशिष्ट मिट्टी कहते हैं।
इसका मतलब जहां पर उसकी पैटर्नल रॉक थी वहीं पर टूटी और वहीं पर क्या हो गई, मिट्टी बनी। उस प्रकार की मिट्टी को क्या बोलेंगे, अवशिष्ट मिट्टी। अवशिष्ट क्यों बोल रहे हैं, कभी जैसे माना मैं काली मिट्टी को बोल रहा हूं, तो कभी वहां पर क्या था, इग्नियस रॉक थी, उसी इग्नियस रॉक से टूट टूट कर क्या हो गई, काली मिट्टी का निर्माण हो गया। यानी जहां पर उसकी पैटर्नल रॉक थी वहीं पर उस मिट्टी क्या है, बिछी हुई है, तो ऐसी मिट्टी को क्या बोलते हैं, रेसिडुअल सॉइल कहा जाता है। दूसरी होगी वाहित मिट्टी, यानी ट्रांसपोर्टेड सॉइल। यह मिट्टी बनने वाले स्थान से बहकर आई हुई मिट्टी होती है। जैसे एलुवियल सॉइल है, भाई कहां से आ रही है, नदियां लेके आ रही हैं, कहां पर लेके आ रही है, मैदानी भागों में लेके आ रही है। जहां जहां पर बाढ़ लेके जा रही है वो नदी, वहां वहां पर क्या कर रही है, एलुवियल सॉइल को बिछा रही है। इसका मतलब एलुवियल सॉइल वहां पर पहले नहीं थी, एलुवियल सॉइल क्या की गई, लाई गई, इसलिए उसको क्या बोल रहा है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। क्या बोल रहा है, और खाली एलुवियल सॉइल को ही नहीं बोल रहा हूं मैं उस सॉइल को भी बोल रहा हूं जिसको हवा उड़ाकर ला रही है। अगर हवा भी उड़ाकर ला रही है तो वो भी क्या होगी। अगला तीसरा, जलोढ़ मिट्टी, ऊपर आइए, एलुवियल सॉइल, जो मिट्टी जल द्वारा बहकर पूरे स्थान पर दूसरे स्थान पर पहुंचती है उसको क्या बोलते हैं, एलुवियल सॉइल। वातोड़ मिट्टी, एओलिन, जो मिट्टी वायु द्वारा उड़ाकर दूसरे स्थान पर पहुंचती है उसको क्या बोल रहे हैं, वातोड़ मिट्टी या एओलिन। इसकी स्पेलिंग देख लीजिए जरा, ये सही है कि नहीं है, इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, ए से स्टार्ट होना चाहिए था शायद। अगला, शैल या मलवा मिट्टी, कॉलुवियल, यानी जो मिट्टी पृथ्वी के आकर्षण के द्वारा दूसरे स्थान पर पहुंचती है उसको क्या बोलते हैं, मलवा मिट्टी या शैल। अगला, भारतीय मृदाएं एक दृष्टि में, मृदाएं जैसे जलोढ़ मृदा है यानी एलुवियल सॉइल है, देश के 43.4% भाग पर। मैं क्वेश्चन बनाता यहां से, अगर मैं टेस्ट लेता तो, कहां से, देश के कितने भूभाग पर एलुवियल सॉइल बिछी हुई है, आंसर 43.4% भाग पर। कहां कहां है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का दोआब और समुद्र तटीय क्षेत्र, जो कोस्टल प्लेन है हमारे, वहां पर ये क्या पाई जाती है, एलुवियल सॉइल पाई जाती है। क्या क्या होता है इस सॉइल में, धान होता है, गेहूं होता है, गन्ना, आलू, तिलहन, दलहनी फसलें, ठीक है। पोषक की प्रचुरता, पोषकों की प्रचुरता, पोटास व चूना की प्रचुरता होती है, पोटास और चूना की प्रचुरता। लेकिन कमी किसकी होती है, किन पोषक तत्वों की कमी होती है, एन और पी, तथा जीवांश पदार्थों का अभाव होता है। एन, पी तथा जीवांश पदार्थों का अभाव होता है। दूसरे नंबर पर लाल मिट्टी है, देश के लगभग 18.6% भूभाग पर क्या है, फैली है। संपूर्ण तमिलनाडु, तमिलनाडु को सबसे ऊपर रखना है आपने लाल मृदा जब आप पढ़ेंगे। कर्नाटक, दक्षिणी पूर्वी महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी भाग। अपने नोट्स बना सकते हैं, पर पहला काम क्या करना है, आपने बना बनाया है, रेडीमेड है, याद कर लो भाई। कुछ लोग काले, नीले, लाल, पीले पेन से बस नोट्स ही बनाते रह जाते हैं, बाद में सिलेक्शन तो होता नहीं है। फिर फेसबुक और क्या बोलते हैं उस पर क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं अपने नोट्स और सिंपैथी लेने की कोशिश करते हैं। जो समझदार लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सीमित संसाधनों के साथ याद करते हैं, उनके पास उत्तर ज़्यादा होते हैं, प्रश्न कम होते हैं। क्या होते हैं, और एक चीज़ और होती है, जो सफल लोग होते हैं उनके अंदर एक भाव होता है, किस चीज़ का, कॉम्प्रोमाइजिंग। पता है कि 100% कभी भी नहीं जान पाएंगे, अगर 100% ढूंढने निकले तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा। क्या 100% अगर आप ढूंढने निकले कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा, कहीं पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। वो कॉम्प्रोमाइज हमेशा के लिए नहीं होता है, कुछ समय बाद, माना इसी को हम एग्रीकल्चर में पढ़ रहे होंगे तो वहां पर उसकी डिटेल आ जाती है। क्या आ जाती है, वहां पर डिटेल आ जाती है। और टीचर भी ओमनिशिएंट, ओमनीपोटेंट और ओमनीप्रेजेंट नहीं होता है, भगवान नहीं होता है शिक्षक भी। उसके दिमाग में भी क्या होता है, एक लिमिट होती है कि वो उतना ही बता सकता है जितना क्या हो रहा होता है, जितना आ रहा होता है दिमाग में। कई बार क्या होता है, कोई एक पॉइंट है जिस पर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता जब हम किस पे फ्लो में होते हैं, तो वो मैंने कहा वहां पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। वो आगे चलकर क्या होगा, जैसे ही एग्रीकल्चर पढ़ रहे होंगे वहां पर पूरा डिटेल आएगा आपके पास, ठीक है। तब फिर आप परेशान हो जाते हैं कि इतना भी पढ़ना है। तो इसलिए पहले वो वाला काम कीजिए जहां से क्वेश्चन बनना है। जैसे मैंने बोला तमिलनाडु को याद कीजिए, क्या कीजिए, तमिलनाडु को। दूसरा काम क्या करना है आपने, तमिलनाडु याद कर लिया, अब उसको मैप में देखना है आपने कि किस क्षेत्र में पाया जाता है तमिलनाडु के, क्या पूरे तमिलनाडु में, तमिलनाडु के कुछ भूभाग में। कर्नाटक, दक्षिणी पूर्वी महाराष्ट्र, उड़ीसा, ये बता दिया मैंने।
मध्य प्रदेश दक्षिणी पूर्वी भाग। मूंगफली, केला, तंबाकू, रागी, ज्वार, तीसी, कपास, गेहूं, मक्का। लोहे की प्रचुरता होती है इसमें, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस व जीवांश की कमी होती है। मेंस के क्वेश्चन है ये, एक तरह से फ्लो चार्ट है आपका। क्या है? एक तरह से फ्लो चार्ट बना के दे रखा हो उसने, बस इसी को पकड़कर आपने लिखना होता है। अगर 250 शब्दों में लिखना है तो क्या करना है? समझ में आ रहे हैं? और लिखना किसे बोलते हैं? जब आपने पढ़ लिया तो अगर आप बिना देखे लिख पा रहे हो तो उसी को लिखना कहते हैं। अगर आप उतार के लिख रहे हो, काले नीले पेन से, लाल पेन से लिख रहे हो, उसको नोट्स नहीं बोलते हैं। याद करने के बाद जो आपने लिखा, कितना याद रहा, अच्छी अच्छी चीजें आपने डाल दी। पूरा लिख भी नहीं सकते अगर पीसीएस वाले हैं, 250 शब्दों में कमी पड़ जाती शब्दों की। ज्यादा लिखेंगे तो भी ऐसा नहीं होगा कि 16 में से आपको 20 नंबर दे दे, दूसरा क्वेश्चन भी छूटेगा, यहाँ भी नुकसान होगा, माइनस नंबर क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। इसलिए क्या करें? मोटी मोटी चीजों को पढ़ें। अगर पूरा कवर नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं, ऊपर के 3-4 स्टेट लिखकर, और किसकी कमी, किसकी, मतलब एक तरह से वैरायटी दे दी आपने कि इसकी कमी है, इसकी इन पोषक तत्वों का अभाव है, इनकी प्रचुरता है। ठीक है, आगे। काली मृदा 16.6% भूभाग पर फैली हुई है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु का लावा क्षेत्र। क्या होता है? कपास होता है। कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि कपास किस में होता है, तो या तो आंसर काली मिट्टी होता है या उसी को रेगुर बोलते हैं, रेगुर। सोयाबीन होता है। ठीक है, एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि सोया प्रदेश किसको बोलते हैं, तो कई बच्चों के तो समझ में नहीं आया सोया प्रदेश का मतलब क्या हुआ। उन्हें लगा कि सोए हुए रहते होंगे, है ना। सोया प्रदेश मतलब सोयाबीन वाला प्रदेश, मध्य प्रदेश को कहा जाता है। किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। और जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनको सलाह दी जाती है कि आप सोयाबीन खाइए। क्या खाइए? क्योंकि उससे क्या मिलता है आपको? प्रोटीन मिलता है बहुत अच्छी मात्रा में। पर उसे खाने का भी तरीका ऐसा नहीं कि आधा किलो भिगा दिया, हल्का हल्का, थोड़ा थोड़ा रोज। ठीक है, कपास, सोयाबीन, चना, ज्वार, गेहूं। और प्रोटीन क्यों चाहिए होता है हमें? हाँ, मसल्स बिल्डिंग के लिए। और खासकर छोटे बच्चे जो होते हैं, जब वो उनकी ग्रोथ हो रही होती है तो वहां पर उन्हें प्रोटीन चाहिए होता है। ठीक है, अगला, किस चीज की प्रचुरता है? पोटास की प्रचुरता है, चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसकी प्रचुरता है इसमें काली मिट्टी में। और किसकी कमी है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवांश की कमी है। जीवांश की कमी क्यों है? क्योंकि काली मिट्टी इग्नियस रॉक से बनी है, और इग्नियस रॉक में क्या नहीं होते हैं? कोई भी, अगर जिस जमाने में वो इग्नियस रॉक बनी होगी तो किसी भी प्रकार के जीव क्या होंगे? अगर रहे भी होंगे तो जल गए होंगे। वैसे तो रहे नहीं, पर जल गए होंगे। अगर अभी भी कहीं पर ऐसा है, या कहीं पर लावा निकल रहा है, मैग्मा कहीं पर है, और अगर उसमें किसी को डालेंगे भी तो भी वो क्या हो जाएगा? ठीक है, अगला, लेटराइट मृदा 3.7, देश के 3.7% भू क्षेत्र पर। अब इसका क्रम याद कर लो पहले कि भारत में मिट्टियों का सही क्रम क्या है परसेंटेज के हिसाब से। तो सबसे पहले एल्यूवियल सॉइल, फिर रेड सॉइल, फिर ब्लैक सॉइल, फिर लेटराइट सॉइल। ठीक है, देश के 3.7% भूभाग पर कहाँ कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असोम, महाराष्ट्र, उड़ीसा के पर्वतीय पाद प्रदेश। पर्वतीय पाद प्रदेश बोलते हैं फूट, किसी पर्वत के जो पैर होते हैं वहां पर ये मृदा पाई जाती है। कहाँ? लेटराइट मृदा। क्या होता है? चाय होती है, कॉफी होती है, रबर होती है, सिंकोना होता है, काजू होता है। ठीक है, लोहा और एल्यूमिनियम की प्रचुरता होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास व चूना की कमी होती है। अगला, मरुस्थलीय मृदा, इसका परसेंटेज नहीं बता रखा है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। क्या होता है? बाजरा होता है, ज्वार होता है, मोटा अनाज होता है, सरसों होता है, जौ होता है ना। एक बार क्वेश्चन बना, मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत को खो दिया था। यह कथन किसका है? मुट्ठी भर बाजरे के लिए। कौन बोल सकता है? इसका मतलब किसी मुस्लिम शासक ने क्या किया? राजस्थान पर आक्रमण किया। क्या होता है वहां पर? बाजरा होता है ना। और वो लोग इतनी बहादुरी से लड़े, मोटा अनाज खाकर भी इतनी बहादुरी से लड़े कि नाको चने चबवा दिए उन्होंने। किसको? शेर शाह सूरी को। शेर शाह सूरी का कथन है। किसका है? शेर शाह सूरी ने एक अवसर पर कहा था, मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत को क्या खो दिया था, क्योंकि ऐसा टक्कर मिली उसे राजस्थान में, उसे सोचा भी नहीं था, है ना। हारने वाला था वो, तो छल से जीतता था। क्या छल करता था तब जीतता था लड़ाइयों को, तो जीत गया था, लेकिन मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत को खो दिया था। क्या क्या कमी, क्या प्रचुरता किसकी होती है? लवण व फास्फोरस की प्रचुरता होती है।
किसकी कमी होती है? जीवांश और नाइट्रोजन का अभाव होता है। ऐसे ही फिर पर्वतीय मृदा, कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सेब, नाशपाती, आलू, जीवांश की प्रचुरता होती है। पोटास, चूना व फास्फोरस का अभाव होता है। क्लियर हो गया? इस तरह से पढ़ी जाती है किताबें। आगे कुछ लोग खरीदते हैं, सब खरीदते हैं जी, टेबल चाहिए, टेबल भी आ गया। चेयर चाहिए हिलने वाली, वो भी आ गई। अब जी टेबल लैंप चाहिए, वो भी आ गया। रैक चाहिए, वो भी आ गया। किताबें चाहिए, वो भी आ गई। नाम भी लिख दिया, टाइम टेबल भी चिपका दिया, लेकिन मेन काम नहीं करते हैं। क्या क्या नहीं करते हैं? जो मेन काम है वो पढ़ना है। क्या है? जमा नहीं करना है। जब मैं इस प्रकार का बता रहा था आपको डिवीजन, वहां पर आपको मिलेगा काली मिट्टी में दरारें क्यों पड़ती हैं, ढूंढो उसको, छोड़ूंगा नहीं आज। आंसर चाहिए मेरे को। ये बता दिया था मेरे ख्याल से मैंने। सर्वाधिक भूभाग पर क्या पाया जाता है? इंसेप्टिसॉल पाया जाता है। जरा दिखाना मुझे, मुझे ढूंढ के देना पड़ेगा इधर। हाँ जी, डिटेल दिखाइए, इन्हें सिखाता हूं मैं कैसे। इधर इधर लाओ, इधर लाओ, इसको लेके आओ। हाँ जी, कहाँ पे लिखा है? ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा था मैं। कौन सा? मांटमो रिलेनाइट क्ले की अधिकता होती है, जिस कारण शुष्क होने पर मृदा में चौड़ी दरारें पड़ती है। ऐसे ही पूछेगा यूपीएससी। और तब ऐसे ही क्या रहना, किम कर्तव्य विमूढ़। और पिछला वीडियो देखना, खास बोला था मैंने यहां पर, लेकिन क्या है कि नहीं करना है यार। मांटमो रिलोनाइट क्ले की अधिकता के कारण काली मिट्टी में क्या होती है? मैंने कहा था कि ये कठिन शब्द है, इस पर खास ध्यान देना है। ये यूपीएससी के प्रश्न होते हैं ऐसे, है ना? तो जब इतनी देर से मन में रखा हुआ था, तो मनी में क्यों रखा हुआ था भाई? आंसर दे देते। हाँ, हाथ उठा देते। चलो जी वापस आओ, मुझे वो दिखाओ, बॉक्स दिखाओ। और है बॉक्स? भारत में सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? सब सर्वविदित है, जलोढ़ मृदा है, एलुवियल सॉइल है। बंगाल का आतंक किसे कहते हैं? आंसर जलकुंभी, है ना? जलकुंभी जानते हो? आपने देखा भी होगा, बंगाल में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आपने अपने क्षेत्र में भी देखा होगा। वो खेतों के किनारे क्या होती है, जो पानी भरा हुआ रहता है, उसमें भी देखी होंगी आपने जलकुंभियां। देखी हैं? नहीं देखी हैं? अगर नहीं देखी हैं तो मोबाइल उठाइए, उसमें जलकुंभी डालिए, ये स्पेलिंग डालिए। जलकुंभी को क्या बोल रहा है? वाटर हायसिंथ, इसको डालिए और उसकी फोटो देखिए, क्या होती है जलकुंभी। ये सिंगाड़े किस में आते हैं? नहीं, जलकुंभी अलग चीज हो गई, पर मैं पूछ रहा हूं कि सिंगाड़े किस में आते हैं? क्या जलकुंभी में आते हैं? सिंगाड़े समझते हो कि वो भी नहीं सुना? सुना है? आ रहे हैं सिंगाड़े, आ रहे हैं उसमें। हाँ, हम लोग सोचते थे दूध में बहुत मोटी मलाई है, पता चला सिंगाड़े का आटा डाल रखा उसमें। कई सालों तक पीते रहे बचपन में, बाजार में जाके बड़ी मोटी मलाई सोचते थे, घर में तो लगी नहीं थी इतनी मोटी मलाई। बाद में पता चला सिंगाड़े का आटा डाला जाता है ऊपर से। मनुष्य ने हर जगह से अपने खाने पीने का सामान ढूंढ लिया, जलकुंभी से भी ढूंढ लिया, वो भी खा लिया उन्होंने। कमल किस में आता है? कमल, कमल किस में आता है? इसी में आता है। हाँ, तो सबसे महंगी जो मिक्स वेज आप शादियों में खाया होगा कल, आजकल शादियां चल रही हैं, तो मिक्स वेज में सबसे महंगा जो आता है वो कमल डंडी आता है, कमल ककड़ी क्या बोलते हैं उसको, कमल ककड़ी। हाँ, सबसे महंगा वही आइटम। वहां से भी खोज लिया मनुष्य ने खाने का। चलो जी, खाने की बात मत करो सुबह सुबह। आगे, जलकुंभी हो गया। बांगर तथा खादर नामक जलोढ़ मृदा में सर्वाधिक उपजाऊ कौन सी मृदा होती है? खादर। बांगर और खादर नामक जलोढ़ मृदा में सर्वाधिक उपजाऊ कौन सी मृदा होती है? खादर, न्यू खादर, ओल्ड बांगर। नई मिट्टी है भाई, नई एलुवियल सॉइल है, इसलिए ज्यादा क्या है? फर्टाइल है, फर्टिलिटी है उसमें। आगे, शुष्क खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी होती है? आंसर काली मृदा। कौन सी होती है? काली मृदा होती है। चोपेन किस प्रकार के मृदा की उपमा है? लवणीय व क्षारीय। ऊपर कीजिए, इंपॉर्टेंट है। चोपेन लवणीय व क्षारीय।
केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? 1953। किस्मत जब खराब होती है तब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उत्तराखंड में इस प्रकार के प्रश्न देखे जाते हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी हाल में आपको क्या करना है, बाहर करना है। अब क्या होता है कि सबसे जो नंबर कटते हैं वो इन्हीं क्वेश्चनों में कटते हैं। क्यों? क्योंकि डेट तो याद रहती नहीं है ना। अब तो बच्चों को अपना, मुझे लगता है कि बर्थडे के अलावा शायद ही कुछ याद रहता होगा, किसी का फोन नंबर, है ना। खुद अपने आप से प्रश्न पूछना कि घर में कितने सदस्य हैं, ठीक, मन में सोच लो और उन सबके फोन नंबर क्या हैं लिख के रख दो। जितने सदस्य हैं उनके फोन नंबर लिख के रख दो। इसी से पता चल जाएगा कि आप लोगों की मेमोरी अब कितनी रह गई है, यानी कितने आप बोलते हैं ना, साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। तो साइंस अब जो वो आविष्कार हुआ वो बैड मास्टर, मतलब अब आप पर नियंत्रण कर रहा है, आपके दिमाग पर। आपने बोल दिया कि हो जाएगा, मोबाइल पे है तो, है ना, तो इसका मतलब वो भी याद नहीं करना, तो ये कहां से होगा यार, ठीक है। तो 1953 भाई, कोई एक बेस ईयर बना लीजिए, याद कीजिए, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड। संरक्षण बोलते हैं कंजर्वेशन को, किसको? कंजर्व करना, किसको? मिट्टी को। उसके लिए एक बोर्ड है, सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड की का गठन कब किया गया था? 1953 में। अब ये क्वेश्चन मिलेगा तो मुझे लगता है याद रहना चाहिए आपको। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत मानवीकृत अपरदन से प्रभावित है? तो 57.1%। सोच लो आप, मानवों ने क्या कर दिया। इरोजन जो हुआ है, क्या अपरदन जो हुआ, इरोजन हुआ है, उसके लिए मानव जिम्मेदार है 57.1%, है ना। अब क्यों है? डिफॉरेस्टाइजेशन, ठीक है, जगह जगह क्या कर दिया। अगला, भारतीय वन नीति के अनुसार हिमालय पर्वत, दक्षिणी पठार और पहाड़ी क्षेत्रों में कुल भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए? 60% भाग पर वन होने चाहिए। कहां पर? जो फॉरेस्ट पॉलिसी होती है हमारी, वो कहती है कि हिमालय पर्वत, दक्षिणी पठार और पहाड़ी क्षेत्रों में कुल भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए? आंसर 60% भाग पर वन होने चाहिए। भारत में प्राकृतिक वनस्पति पर प्रभाव डालने वाले कारकों में प्रमुख कौन है? वर्षा और तापमान। जो नेचुरल वेजिटेशन है भारत में, प्राकृतिक वनस्पति जो हमारी नेचुरल वेजिटेशन है, उस पर कौन प्रभाव डालेगा? वर्षा। मानसून भटक जाएगा, अगर मानसून नहीं आएगा तो प्रभाव पड़ेगा। दूसरा तापमान, तापमान बढ़ेगा तो भी प्रभाव पड़ेगा, है ना। सर्वाधिक मृदा अपरदन से प्रभावित राज्य कौन सा है? राजस्थान। होना ही है ना, क्योंकि ऊपर क्या नहीं है, क्या नहीं है, परत नहीं है ना मिट्टी को बांधने वाली। राजस्थान। भारत में सर्वाधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र किस प्रदेश में पाया जाता है? राजस्थान में। राजस्थान पीसीएस देखने गया मैं, मीणाओं के गांव में सेंटर पड़ा, जयपुर से अंदर जाके कहीं, किस प्रकार की मिट्टी थी, जैसे सीमेंट होता है ना, उस प्रकार की मिट्टी थी। और उस टाइम पर मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, मैंने कहा ये कैसी, मतलब इतनी बारीक, जैसे सीमेंट होता है, मतलब चल भी रहे थे। जब वापस आए तो पूरे जूते क्या हो चुके थे, जूते क्या, पूरी पैंट जो ब्लैक पैंट पहनी हुई थी पूरी की पूरी क्या होती थी, घुटनों तक, उड़ती भी है ना वो। तो इस प्रकार की मिट्टी थी। फिर एक ये भाव कि पूरा रेत होता होगा राजस्थान में, ऐसा नहीं है भाई। बचपन में हम लोग भी ऐसे सोचते थे कि पूरे राजस्थान में क्या रेत है, ऐसा नहीं, बड़े सुंदर जगह है, ठीक है, लेकिन कई जगहों पर क्या है, इस प्रकार की रेत मिट्टी पाई जाती है। तो अपरदन के लिए याद रखना आपने राजस्थान। सर्वाधिक लवणीय मृदा किस प्रदेश में पाई जाती है? गुजरात में। क्यों पाई जाती है? रन ऑफ कच्छ में जाइए आप, रन ऑफ कच्छ में क्या है? नमक है ना। सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस प्रदेश में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। क्षार किसको बोलते हैं? बेस, है ना। एसिड किसको बोलते हैं? अम्लीय। पकड़ना सीख लीजिए, इसी देश में रहना है। क्षारीय मृदा, किसान जब आएगा तो वो एसिडिक और बेसिक नहीं बोलेगा, आपके पास अपनी समस्या लेके आएगा किसान और अपनी भाषा में बोलेगा, स्थानीय भाषा में। आप जब अधिकारी होंगे तो वो ऐसे नहीं बोलेगा एसिडिक, वो पता नहीं अपनी गांव की भाषा में बोलेगा, जी मिट्टी में क्या हो गया, ऐसा हो गया। आपको समझना पड़ेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या जनता के क्या हैं आप? नौकर हैं, नौकर, सेवक नहीं है। सेवक नेता होते हैं, आप लोगों ने क्या बनना है? नौकर बनना है, ठीक है, नौकरी।
कहीं अपने आप को राजा समझ लें। सर्वाधिक लवणीय मृदा किस प्रदेश में? गुजरात बता दिया। सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस प्रदेश में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। क्षेत्रफल की एरिया, क्षेत्रफल बोलते हैं एरिया को, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में सर्वाधिक बंजर भूमि यानी वेस्टलैंड किस प्रदेश में पाया जाता है? राजस्थान। ठीक है। वेस्टलैंड एटलस ऑफ इंडिया 2019 के अनुसार वर्ष 2015-16 में भारत के कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर बंजर भूमि पाई जाती है? ये आंकड़ा देख लीजिए, इसकी पहली 2 डिजिट याद कर लीजिए और इसकी 1 2 3 4 5 6 ये देख लीजिए कि इतने इतने वर्ग किलोमीटर यानी कुल क्षेत्रफल का 16.96% क्या है? बंजर है। क्या है? बंजर है। सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं अब वहां पर। बोला जा रहा है कि जो वर्तमान सरकार है वो बोल रही है अगर बंजर है, कुछ नहीं होता है, तो सूरज तो है, इंसोलेशन तो है, बिजली पैदा करेंगे उससे। और योजनाएं आ गई हैं सरकार की, आप भी अपनी बिजली पैदा कर सकते हो, सरकार को बेच सकते हो, सब्सिडी मिल रही है गजब की। अगर आपके गांव इस प्रकार के हैं कि जिस तरफ धूप आती है, ज्यादा आर्स में धूप आती है, तो अपने सोलर पैनल्स लगा दीजिए। ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो है उसमें बहुत अच्छा क्या है, आपको क्या दे रहे हैं? सब्सिडी दे रहे हैं। साथ में आपको, आपसे खरीदार कहीं बेचने नहीं जाना, आपने ठेली पर लेकर बिजली को, सरकार खुद खरीदेगी आपसे। बस आपने एक दो आदमी रखने हैं वो पैनल, जो सोलर पैनल्स होते हैं उसको साफ सफाई के लिए, और कुछ नहीं करना होता उसमें। ठीक है। तो हिमाचल के जब चीफ मिनिस्टर बने पहले, उनका बड़ा अच्छा स्टेटमेंट था। आज हिमाचल इसीलिए इतना आगे है कि भाई सरकारी नौकरी की तरफ झांकना छोड़ दो। क्या कर दो? सरकारी नौकरी की तरफ जितने भी युवा हैं उस समय के, उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, भूल जाओ, लिमिटेड लोगों को मिलेगी। अगर राज्य बन भी गया, पहले तो यूटी बनाओ फिर राज्य बना, तो उस समय के लोगों ने, जब ऐसा होता है जब मुखिया, राज्य का मुखिया जो है ना, अगर वो बोल दे कि भाई नौकरी नहीं है तो कुछ और काम करेंगे, तो उस समय के लोगों के पास खेती जमीन थी, उन लोगों ने क्या किया? क्या किया उन लोगों ने? लगा दिए ये फ्रूट्स, जो सेब होता है वो लगा दिया। आज उनकी पुश्तें, क्या बोलते हैं, पुश्त बोलेंगे, पीढ़ी जो है वो खा रही है बैठकर। क्योंकि जब हिमाचल बना होगा, सोचो उस समय जो पेड़ लगे होंगे, और फिर नई पीढ़ी ने देखा, वो भी लगाती है अगली पीढ़ी के लिए। उनका काम ही वही है। और खाली सेब तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, खुमानी होती है, बहुत सारी चीज, प्लम होता है, फ्रूट बेल्ट है पूरी, सब्जियां हैं, ट्रक वहां से नीचे आते हैं। क्या होते हैं? वहां से नीचे आते हैं। यहां बड़ा दुख होता है कि यहां ऊपर जाते हैं भर भर के। इसका मतलब ऊपर नहीं हो रहा उत्पादन, क्या हो रहा है? खरीद कर खा रहे हैं लोग, तो वो बड़ा खराब माना जाता है। चलो, भारत में झूम खेती के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल आता है? लगभग 35.14 लाख हेक्टेयर। 35.14 लाख हेक्टेयर झूम खेती समझते हो। जंगलों में आग लगाई, वहां पे खेती की, फिर आगे गए, फिर दूसरा जंगल जलाया, वहां पर खेती की, पिछले वाला छोड़ दिया। ऐसे करते करते क्या, आदिवासी नॉर्थ ईस्ट साइड में करते हैं झूम खेती। भारत की बंजर भूमि एटलस 2019 के अनुसार 2015-16 में उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत बंजर भूमि है? आंसर 3.54%। और अगर वर्ग किलोमीटर में निकालेंगे तो इतना ज्ञातव्य है कि हरदोई जिले में 79.25% वर्ग किलोमीटर व कानपुर देहात में 72.19 वर्ग किलोमीटर बंजर भूमि में कमी पाई गई है। इसका मतलब उस तरफ सरकार की योजनाएं चल रही है ना। हरदोई और कानपुर, कानपुर कानपुर देहात, कानपुर देहात। भारत का बंजर भूमि एटलस 2019 के अनुसार वर्ष 2015-16 में भारत के कुल बंजर भूमि का कितना प्रतिशत बंजर भूमि उत्तर प्रदेश में पाया गया है? 1.53%। कितना? 1 इसका मतलब उत्तर प्रदेश में काफी कम है। इसका मतलब उत्तर प्रदेश में क्या हो रही है? ठीक ठाक खेती होती है। और ये जो बंजर है, इसको भी अगर काम किया जाए तो ये भी नहीं रहेगा, बंजर नहीं रहेगी, है ना। कुछ चीजें मैंने कहा नहीं, अनुसंधान से होती है। इजराइल भी तो है, उसके पास कौन सा दोआब है गंगा यमुना के, लेकिन फिर भी अच्छा उगाता है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो करता ही होगा। उसी ने तो बताया आपको ड्रिप फार्मिंग भी कोई चीज होती है, उसी ने बताया आपको कि हाइब्रिड, है ना।
अगला, दक्कन पठार पूर्वी तथा दक्षिणी भाग के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ है? आंसर लाल मृदा का। कम वर्षा वाले क्षेत्रों पर ध्यान देना, आपने क्या देना है? कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ है? लाल मृदा का। अगला, वर्षा के साथ चूना एवं सिलिका के निक्षालन, निक्षालन मतलब लीचिंग, तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिकों से भरपूर कौन सी मृदा होती है? आंसर लेटराइट मृदा। कौन सी मृदा? लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा में किस पदार्थ की कमी होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की। मकान हेतु ईंट बनाने के लिए किस मृदा का प्रयोग उपयुक्त होता है? लेटराइट, है ना। जल अपर्दन यानी वाटर इरोजन के किस प्रकार में मृदा की सूक्ष्म एवं अत्यधिक उर्वर परत नष्ट हो जाती है? शीट इरोजन। ऊपर वाली क्या हो जाती है? बह जाती है, जो सबसे उपजाऊ होती है, तो अधिक सूक्ष्म एवं अधिक उर्वर परत नष्ट हो जाती है, शीट इरोजन। क्लियर हो गया? ठीक है, और है बॉक्स? भारत में थल एवं जल की क्या प्रतिशतता है? परसेंटेज क्या है? तो 90.44% जमीन है और 9.56% जल है। भारत में मृदा के ऊपरी परत ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? आंसर जल अपरदन। ऊपरी परत क्यों नष्ट हो रही है? जल अपरदन के कारण। भारत में सूखा क्षेत्र कार्यक्रम, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, ड्रॉट डीपीएपी बोलते हैं इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पुरानी सरकारों ने किया था। ठीक है, सूखा क्षेत्र कार्यक्रम कब चलाया था? 1973। शायद किसका काल था? इंदिरा गांधी का। ठीक है, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, डीडीपी, फुल फॉर्म निकालिए। किसका डेवलपमेंट? कौन सा डेवलपमेंट प्रोग्राम? मरुस्थल को क्या बोलते हैं? डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। भारत में किस वर्ष से संचालित हो रहा है? 1977 से 78। ठीक है। राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास मंडल की स्थापना की गई थी 1985। राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास मंडल की स्थापना कब की गई थी? 1985। बंजर भूमि विकास मंडल। आगे, डेजर्टिफिकेशन एटलस 2016 के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है? आंसर, भौगोलिक क्षेत्रफल का 29.3% या अर्थात 96.39 मिलियन हेक्टेयर। बहुत ज्यादा है भाई। पुरानी डेजर्टिफिकेशन एटलस है 2016, हो सकता है नई आने वाली होगी। भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है? 29.3%। अच्छी खबर नहीं है। आगे, बंजर भूमि विकास को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अभियान के तहत कब लाया गया? आंसर, 1989। बंजर भूमि विकास को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी बोलते हैं टेक्नोलॉजी, क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आपको पता ही है, नेशनल। बंजर पता है, भूमि पता है, विकास पता है। भूमि मतलब लैंड, विकास मतलब डेवलपमेंट, बंजर मतलब शुष्क बोलते हैं एरिड को, है ना। एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 1989। वेस्टलैंड एटलस ऑफ इंडिया 2019 के अनुसार वर्ष 2015-16 में देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बंजर भूमि है, वेस्टलैंड है? आंसर, 16.96। देश में बंजर भूमि का क्षेत्रफल कितना है? 55.76 मिलियन हेक्टेयर। स्टेपी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उच्च वार्षिक तापांतर, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेपी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तापांतर का मतलब दिन का तापमान अलग, रात का तापमान अलग, और डिफरेंस सबसे ज्यादा। यानी दिन के तापमान से जब रात का तापमान माइनस करेंगे, टेम्परेचर माइनस करेंगे, तो वो डिफरेंस सभी प्रकार की जलवायु में सबसे ज्यादा किसमें आ रहा है? स्टेपी में आ रहा है। सबसे बड़ी विशेषता उच्च वार्षिक तापांतर। भारत में प्रति व्यक्ति वनों का क्षेत्रफल कितना पाया जाता है? 0.2 से 0.11 हेक्टेयर, कम है। 0.2 से 0.11 हेक्टेयर। ऊपर कीजिए। वैश्विक स्तर पर प्रति व्यक्ति वनों का क्षेत्रफल पाया जाता है 0.6 हेक्टेयर। भारत के सकल घरेलू उत्पादों में वनों का योगदान चालू कीमत पर कितना प्रतिशत है? 1.3%। ठीक है।
रोजवुड किस प्रकार के वन का वृक्ष है? आंसर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का पार्ट है क्या? रोजवुड। क्या है? भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से संसार के 3 सर्वाधिक वन वाले देश कौन से हैं? ब्राजील, पता ही है आपको। फेफड़े पृथ्वी के कहाँ हैं? सेल्वास के जंगलों में। सेल्वास के जंगलों को क्या कहा जाता? लंग्स। कहाँ का? पृथ्वी का। अगर वो खत्म हो गए तो समझ लो ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा, कार्बन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, CO2 की मात्रा। दूसरे नंबर पे पेरू, यानी दक्षिण अमेरिका वो कॉन्टिनेंट है जिसने बचा के रखा हुआ है, और कॉन्गो ये अफ्रीका। ठीक है। और जो ये सेल्वास के जंगल हैं ये 0 डिग्री इक्वेटर जाती है यहाँ से, इसीलिए बायोडाइवर्सिटी, बहुत अत्यधिक बारिश, 3 बजे तक गर्मी, 3 बजे के बाद भयंकर बरसात। ठीक है। वनों का दोहन करना बहुत मुश्किल। ठीक। अमेजन जैसी नदी इसीलिए तो निकल रही है, सबसे ज्यादा वाटर वॉल्यूम डालती है वो अटलांटिक में। या सबसे ज्यादा वाटर वॉल्यूम वाली रिवर कौन सी है? अमेजन ही है। क्यों है? क्यों है? अरे भाई इतने जंगल हैं, जगह जगह से क्या हो रहा है? नदियां आ रही हैं, उसमें मिल, जितना पानी है वो सब कहां जा रहा है? अमेजन में जा रहा है। इसलिए कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे लंबी नदी नाइल, अफ्रीका। सबसे बड़ी नदी जब बोलेगा अमेजन, क्योंकि सबसे ज्यादा वाटर वॉल्यूम किसमें है? अमेजन में। अमेजन की जो ट्रिब्यूटरी है सबसे बड़ी, वो कौन सी है? सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी मेडिरा। कौन सी है? और अमेजन की एक और खासियत है, अमेजन का जो मुहाना है, माउथ ऑफ अमेजन, 0 डिग्री इक्वेटर पर है। उसका जो मुहाना है वो कहां पर है? 0 डिग्री इक्वेटर पर है। एक होमवर्क दे रहा हूं, एक आइलैंड है उसके बीच में, अमेजन के बीच में, जिसको पहले बोला जा रहा था कि माजुली से भी बड़ा है। माजुली समझ रहे हो? ब्रह्मपुत्र के बीच में सबसे बड़ा रिवर आइलैंड विश्व का। लेकिन बाद में उसको सही किया गया, बोला गया नहीं, सबसे बड़ा रिवर आइलैंड जो है वो माजुली है, असोम में है, ब्रह्मपुत्र के बीच में है ना? काफी है।